कुछ स्टूडेंट्स जुड़ेंगे जिनसे हम जानेंगे कि अथॉरिटीज़ की तरफ से क्या उन्हें कोई आश्वासन दिया गया है, क्या उनकी कोई मदद की गई है। क्या नाम है मैम? मित्रविंदा। आप लोग यहाँ पे कब से बैठे हैं? हम लोगों को यहाँ पर कम से कम 4 दिन हो गए, जब से हादसा हुआ है उस रात से उसी समय से यहाँ पर लगातार हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं बिना किसी रिप्लाई के, बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के। तो अभी तक क्या प्रशासन की तरफ से या किसी अथॉरिटी की तरफ से आप लोगों को कोई भी आश्वासन दिया गया? जो डिमांड्स आप लोग रख रहे थे पिछले 2-3 दिन से, मैं देख रही हूँ जो डिमांड्स आप लोग रख रहे थे, क्या उसमें से कुछ भी परिपूर्ति? बेसिक डिमांड्स हैं, ठीक है। इन डिमांड्स के लिए हम पिछले पता नहीं कितने घंटों से बैठे हुए हैं। इन डिमांड्स के लिए रिप्लाई या अकाउंटेबिलिटी, कोई स्टेटमेंट के लिए ना कोई प्रशासन से आया है। हम सुबह से यहाँ पर पता नहीं कितने 38 डिग्रीज 40 डिग्रीज में हम लोग सुबह से बैठे हुए हैं। कितने लोग यहाँ पर, इतनी बुरी हालत है सब लोगों की। प्रशासन से कोई भी एक व्यक्ति नहीं आया, एमसीडी से कोई नहीं आया। स्टेट गवर्नमेंट शुड बी मोर अकाउंटेबल एंड स्टेट गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ये जो पूरा माफिया चल रहा है यहाँ पर सारे इंस्टीट्यूशंस का, ये इतना बड़ा नेटवर्क है कि इवन प्रशासन और गवर्नमेंट भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है इस चीज़ पे। 38 डिग्री टेम्परेचर है। मैम ये तो हमारा डिमांड्स है, अगर आप इसको जूम करा सकती हैं तो एक बार करा दीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये 27 तारीख की रात की बात है, आज यहाँ पर हमारी 30 तारीख हो चुकी है, अभी तक किसी भी तरह का कोई आश्वासन नहीं है। सबसे ज़्यादा हम लोग यहाँ जो मेन दिक्कत हमारे की मैं आपको बता दूँ, अगर कोई यहाँ पर रहने आए तो पहले 20,000 तो किराया देता है, 20,000 ब्रोकरेज देता है 1 महीने की, 20,000 सिक्योरिटी देता है, 60,000 देने के बाद बच्चे को यहाँ पर छत मिलती है, उससे हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान है। अगर आप कोचिंग की फीस की बात करें तो 2.5 लाख 3 लाख ऐसे क्रॉस कर रही हैं। आंसर राइटिंग की ये लोग 20-20 50 हज़ार रुपये ले रहे हैं। और सर्वप्रथम जितना भी हम लोग को जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनको कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। हमारी डिमांड से उनके घर वालों को 5 करोड़ रुपए और एक सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए। बिल्कुल, मैंने ये भी सुना है कि जब से ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद जो लाइब्रेरीज अपर लेवल जो 3rd या 3rd फ्लोर पे, उनके भी प्राइजेस हाई कर रहे हैं। उनके जिन बच्चों का मेस क्लियर हुआ है उन लोगों से 1st फ्लोर वाले 6,000 रुपए ले रहे हैं लाइब्रेरी के। इस फीस के प्रति अकाउंटेबिलिटी क्या दिखाएंगे? इसे एक अपॉर्चुनिटी बना लिया है, जो ऑलरेडी फीस है उसको फीस बढ़ा के कि हम आपको अब बेसमेंट में नहीं पढ़ाएंगे, अब हम आपको ऊपर फ्लोर पे पढ़ाएंगे। 3500 से 4,000 रुपए पर मंथ लाइब्रेरी यहाँ चार्ज करती है, और सारे बेसमेंट में लाइब्रेरी। आप यहाँ कोई भी चले जाओ, किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाओ, हर जगह बेसमेंट में लाइब्रेरी खुली हुई है। और ये घटना आज की नहीं है, अन्यासी यहाँ घटने होते रहते हैं, ठीक है। पानी जमाव या वाटर लॉगिंग की जो समस्या है वो इस इलाके में जब आप पूसा रोड से एंटर करोगे तो थोड़ा 10 मिनट भी बारिश हो जाए तो यहाँ हर वक्त बारिश की पानी लगी होती है। ये श्री राम IAS या राव IAS या कोई भी इंस्टीट्यूट जो है, यहाँ आप हमेशा वाटर लॉगिंग होती है, ठीक है। और यहाँ पे ये लोग एक दूसरे पे आरोप का प्रत्यारोपण करते हैं हमेशा से, और कभी कोई समस्या का निदान नहीं निकाला जाता है। यहाँ पे अभी 3 ये कह रहे हैं, लेकिन आधिकारिक आंकड़ा इन्होंने जारी नहीं किया। हमारी वन ऑफ द मेन डिमांड ये है कि असल आंकड़ा जारी किया जाए, क्योंकि हमने देखा है कि लगभग 30 से 40 स्टूडेंट वहाँ थे और 12 से 13 लोग मिसिंग है, और 8 एम्बुलेंस तो हमने अपने सामने देखी थी। और ये भी है कि हमने ये भी देखा था कि पुलिस की गाड़ियों में भी लाशें ले जाई गई थी वहाँ से। तो मतलब मैं खुद 3 दिन से यहाँ पे रिपोर्ट कर रही हूँ, अभी तक कोई भी आंकड़ा आप लोग के सामने रखा नहीं, कोई नहीं, सिर्फ डिटेल्स तक हमसे शेयर नहीं करी गई हैं। और ये लोग राइट टू इन्फॉर्मेशन और राइट टू एजुकेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें गारंटीड करता है आर्टिकल 21 के तहत, वो भी यहाँ हमारा वायलेट हो रहा है। राइट टू लाइफ भी हमारा जा रहा है। हम मजबूर हो चुके हुए हैं कि हम या तो पढ़ाई करें। यहाँ बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स बैठे हुए हैं जिनका सितंबर में मेंस है, पर वो फोर्स्ड हैं क्योंकि उनको पहले अपनी जान की हिफाजत करनी है। क्योंकि हमारे गार्जियंस का जब से फ़ोन आ रहा है, यहाँ 90% ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो दूर दराज से आते हैं, कोई बिहार से, कोई यूपी से, कोई महाराष्ट्र से, कोई वेस्ट बंगाल से आता है, और उनको एक डिंजी सेल्स में फोर्स किया जाता है लिव करने के लिए। और उसके लिए भी 20,000 50,000 तक के डिमांड चार्ज किए जाते हैं, और कितने तरह के टॉर्चर झेले जाते हैं, टॉर्चर करते हैं यहाँ के लैंडलॉर्ड्स बच्चों को। तो इन सारे डिमांड्स को लेकर के हमारा ये प्रोटेस्ट है, ये अनिश्चितकालीन है, और जितने लोग हैं यहाँ हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। आज आप लोग हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं? यहाँ पे बैठे हुए हैं यहाँ, आप देख सकते हैं कि क्या हालत हो चुकी है लोगों की हंगर स्ट्राइक से। तान्या सोनी, वो मेरे साथ पढ़ने वाली मेरी बैचमेट है। आपकी बैचमेट थी? तान्या सोनी, उसके घर वाला नाम क्या है? मेरा नाम अदिति त्रिपाठी है, मेरे साथ पढ़ने वाली है वो, मेरी बैचमेट है। यहाँ पे उनके जो IAS को स्टडीज सर्कल है, यहाँ से इन्फॉर्मेशन उनकी फैमिली तक को किसी को इन्फॉर्म भी नहीं किया गया। वो इन्फॉर्मेशन भी हम लोगों तक, उनकी फैमिली तक पहुँचाई गई है। यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है आंखों में पट्टी बांध के बैठा हुआ है। आप ये जी, मेरे साथ उसकी ग्रेजुएशन, तान्या सोनी की अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है महाराजा अग्रसेन कॉलेज से। अभी वो यहाँ पे UPSC की तैयारी करने आई थी।
तो पेरेंट्स को भी आप लोग हाँ, यहाँ पे सपने दूसरे अपने गांव को छोड़ के यहाँ पे आते हैं अपने कितने सपनों के साथ कि जाएंगे अफसर बन के अपने गांव का नाम रोशन करेंगे, और जब यहाँ से जाते हैं तो उनकी बॉडी उनके गांव में जाती है। जो उनके परिवार वालों का हाल है, मैं उसकी माता जी से खुद मिली हूँ, और उनकी हालत जो है वो उसका तो कोई कुछ बता ही नहीं सकते। उनकी माता जी से आपने बात किया? राम मनोहर लोहिया में जब उनकी बॉडी यहाँ से गई है बिहार औरंगाबाद, तो वहाँ पे गई है, तो मैं उनकी माता जी से खुद मिली हूँ राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में। माता जी का क्या कहना था? कुछ बोल भी पा रही थी या मतलब जो माता जी तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। उनकी माता जी का तो रोना ही नहीं बंद हो रहा था। जब वो इतने सपने लेके आई और यहाँ से इतने उनकी बॉडी लेके जा रहे, तो क्या बीतेगी एक माँ पर। उनके पिताजी या उनके परिवारजनों को इंस्टीट्यूट की तरफ से कुछ कहा? कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं गई, ना कुछ भी नहीं गया, कोई एक कॉल तक भी नहीं गया। उनको इन्फॉर्मेशन भी उनके माता पिता सुबह यहाँ पे आए हैं, तो उन्होंने जाके पुलिस स्टेशन में जाके फिर उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम होके फिर उनकी बॉडी दी गई है। तो आप भी इस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं? मेरा दोस्त पढ़ता था। आपका दोस्त पढ़ता है? तो उनके वो जो हादसा, जिस वक्त हादसा, वो आपके दोस्त भी वहीं पे मौजूद थे? मेरे दोस्त भी वहाँ मौजूद था, और जब उसकी डेड बॉडी गई है तो मैं खुद वहाँ मौजूद था। और जब हॉस्पिटल में गई है तो ये समझ सकते हैं कि जो उसके पेरेंट्स थे, मम्मी पापा, क्या बुरी हालत थी। मैं वो समझ सकता हूँ कि एक माँ बाप पे अगर उनका जवान बेटे की अगर मौत हो जाती है तो क्या बीतती है उस जवान बेटे पे, उस माँ बाप पे क्या बीतती है कि जो एक अपना सपना, मतलब 1000 किलोमीटर दूर से एक सपना लेकर आया हुआ था कि मैं एक IAS को अफसर बन के आऊँगा और माँ बाप का सपना पूरा करूँगा। और उस माँ बाप के सपने को पूरे करने के लिए वो इस इंस्टीट्यूट के अंदर आता है, एडमिशन लेता है। उसके बावजूद पता क्या लगता है कि इंस्टीट्यूट के अंदर ये घटना घटती थी और उसकी डेथ हो जाती है। उसके बावजूद इंस्टीट्यूट के जितने भी लोग हैं, किसी ने कोई भी इंफॉर्मेशन उनके पेरेंट्स को नहीं दिया है, और हमारे थ्रू पता लगा है कि उनकी मौत हो चुकी है। वो भी 2 घंटे बाद जब डेड बॉडी गई है, और डेड बॉडी के समय क्या हुआ है कि लाइट सारी ऑफ कर दी गई है कि ये ना पता लगे कि कितनी डेड बॉडी गई है। 40 लोगों में से सिर्फ 5 लोगों की डेड बॉडी मिली है। ये बताइए बाकी के 35 के 35 लोग कहाँ हैं? उनसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। चाहे आपका दिल्ली के मेयर हो गए, चाहे MCD के कमिश्नर साहब हो गए, चाहे यहाँ का लोकल प्रशासन हो गया, MLA हो गए या पार्षद हो गए, कोई भी आके यहाँ के छात्रों से बात नहीं किया कि हम आपके साथ खड़े हैं, एक्शन लेंगे। वो आते हैं, सिर्फ और सिर्फ दिखावा कहते हैं और चले जाते हैं। यहाँ पे अभी तक कोई नहीं आया। ये बताइए उस माँ बाप पे क्या बीतती होगी। इन्फॉर्मेशन राइट। हमारे साथ इस वक्त आदित्य मौजूद है, जो कि घटना स्थल पर मौजूद थे। साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि जब ये खाना खाने गए थे, इनकी लाइब्रेरी में बुक और लैपटॉप रखा था, जो कि अब खराब हो चुका है। इनके साथ इन्होंने पूरा घटना अपने आंखों से देखा है। आपने जो भी देखा है, आपके साथ जो भी बीती है, वो हमें बताइए। मेरा मेस यहीं पे है, पास में ही है, करोल बाग में। तो जैसे ही ये पानी का और ये जब खबर फैला तो मैं इस साइड आया, एंड देन आई सॉ कि यहाँ का जो पोल हुआ है वहाँ पे शॉर्ट सर्किट है। आई वाज इन द वाटर्स एट दैट टाइम। वहाँ यहाँ पे पूरा वाटर क्लॉगिंग था, एंड मेरी लाइब्रेरी यहाँ से थोड़े से ही दूर है, बट वो भी बेसमेंट में है। हुआ क्या कि जैसे ही बारिश हुई और गेट खुला था उसका, क्योंकि बिजली जा चुकी थी, बस गेट खुला था, पानी आ रहा था, उसके कारण मेरे ही नहीं बहुत सारे लोगों के मेंस के नोट्स, जिनका भी मेंस है, उनके सारे नोट्स पानी में डिसॉल्व हो चुके हैं। मेरे लैपटॉप में मॉइस्चर आ गया है, मेरा लैपटॉप ख़राब हो चुका है। और सिर्फ ये एक लाइब्रेरी की दिक्कत नहीं, यहाँ पे सारी लाइब्रेरीज है, वहाँ पे भी दिक्कत है। और सिर्फ करोल बाग नहीं, मैं शादीपुर में भी रहता हूँ, तो शादीपुर में भी सेम हालत थी। इवन ऐसे वर्स थी कि वहाँ पे तो डर भी लग रहा था कि अगर पानी में जाएंगे तो करंट ना लग जाए, बिकॉज उसके 2 दिन पहले ही जब वाटर क्लॉगिंग हुई थी पटेल नगर में, तो एक बच्चा इलेक्ट्रोक्यूटेड हो गया था पोल से। तो ये सारी बेसिक प्रॉब्लम्स है ही फिलहाल मौजूद है। ऊपर से टेनेट का और एग्रीमेंट का अलग सीन है। जो बच्चे जो पहली बार आए हुए हैं, जो भोले भाले हैं, उनके साथ ये होता है कि एक तो उनको एग्रीमेंट ढंग से पढ़ने नहीं दिया जाता, और दूसरा कि जो एग्रीमेंट में शर्तें लिखी रहती हैं वो कभी पूरी नहीं होती हैं। जो ओनर रहते हैं, अगर वो बोलते हैं आरओ का पानी, तो आरओ के पानी के नाम पे वो लोग बस एक वाटर फिल्टर लगा देंगे, जिसको शायद कभी साफ भी नहीं किया जाता। किचन का चार्ज अलग है, सफाई जो सीट रहती है उसका धोने का चार्ज अलग है, उसके लिए अलग से सफाई दरोगा बुलाएंगे, उसका चार्ज अलग लेते हैं हम लोगों से। बाथरूम साफ करने का चार्ज अलग लेते हैं। एंड ओवरऑल और रूम की सफाई की उन्होंने बात नहीं की, वो कहते खुद से साफ करो आप। तो हम लोग को 200 रुपये पानी का अलग से पहले से जमा करना पड़ता है, 200 रुपये बिजली का जमा करना पड़ता है, और अगर बिजली का बिल ज़्यादा आता है तो 8.5 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, जो कि फ़िलहाल वो फ्री है बिजली, हम लोग को देना पड़ता है। 8.5 रुपये पर यूनिट के हिसाब से हम लोग को बिजली देनी पड़ती है। और मैं
शादीपुर में इसलिए रह रहा हूँ क्योंकि यहाँ के रेट तो स्काई रॉकेट है। मेरा दोस्त रहता है यहाँ पे, 4th फ्लोर पे रहता है, 18,000 रुपये पर मंथ सिर्फ उसका बेसिक किराया है, सिर्फ उसका बेसिक किराया। और उसको डर ये रहता है कि अगर मैंने एसी चला लिया तो अलग से 3,000 रुपये एसी का बिल आएगा। वो एसी नहीं चलाता, उसकी मेरी कंडीशन एक से, वो 17,000 दे रहा है, मैं 4,500 रुपये दे रहा हूँ, 500 रुपये अलग से ये एमिनिटीज़ का, जो कि एग्रीमेंट में कहीं से नहीं लिखा था। दे जस्ट डिमांड आफ्टर यू साइन द एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट की लॉकिंग पीरियड 6 महीने की बताते हैं, जो कि 6 महीने का नहीं रहना चाहिए। लॉकिंग पीरियड में अगर बच्चे को इमरजेंसी है, कुछ भी है, तो उसकी सिक्योरिटी मनी जमा रहेगी, आप चाहे कुछ भी कर रहे हैं वो वापस नहीं करते हैं। तो ये बेसिक प्रॉब्लम है जो कि दिल्ली के अलावा मैंने कहीं भी फेस नहीं की। मैं खुद मेरे होम टाउन में हम लोग खुद किराए पे देते हैं घर। मैं सागर मध्य प्रदेश से हूँ। वहाँ पे ये दिक्कत नहीं है। मैं खुद देखता हूँ कि जो मैं अपने रूम्स दिए हुए हैं नीचे किराए पे, वहाँ पे ये कोई दिक्कत नहीं आता है। वहाँ पे वो लोग भी खुश हैं, हम लोग भी खुश हैं। ये पता नहीं पर्टिकुलर दिल्ली में ही ऐसा है, और दिल्ली नहीं, जो भी ये हब बन चुके हैं पढ़ाई लिखाई के, जैसे इलाहाबाद हो गया, दिल्ली हो गया, इवन कोटा, MP में इंदौर हो गया, ये सारे हाल ऐसे हैं। और ये नई बात नहीं है जो अभी हुई है, इट्स जस्ट कि अभी जो पानी है वो सर के ऊपर जा चुका है। ये नई बात दिल्ली के लिए भी नहीं है, ये नई बात इंदौर के लिए भी नहीं, क्योंकि इंदौर में भी जो भंवर कुआं है वहाँ पे भी पानी भरता ही है। अब यहीं के लोग जब एस्पिरेंट बनेंगे, जब IAS ऑफिसर्स बनेंगे, जब सरकार में जाएंगे, तो मतलब मुझे समझ में नहीं आता फिर सिस्टम चलेगा कैसे। क्योंकि एक तरफ तो वो नेता लोग वो आने के लिए तैयार नहीं है, यहाँ से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है मुश्किल से सांसद, चाहे तो यहीं का सांसद आ जाए, यहीं के विधायक आके एक बार बैठे तो सही, हमारी डिमांड सुने। नहीं है तैयार वो लोग, हम लोग मजबूर है, कहाँ जाए। और आप जिस घर में रह रहे हैं, आपने बताया कि किचन में सिर्फ इतना है कि आप हार्डली उसमें गैस चला सकते हैं, जिससे भी आपको डर लगता है। हाँ, और ऊपर से खिड़की तो कहीं नहीं है यहाँ पे, खिड़की से वेंटिलेशन नहीं है यहाँ पे, खिड़कियों से ज़्यादा दरारों से हवाएं आने लगती हैं। बिल्डिंग्स की हालत भी अच्छी नहीं है, रूम्स की हालत भी अच्छी नहीं है। मैं चाहूँगा कि आप कभी शादीपुर आएँ या ऐसे इलाकों में आएँ जहाँ पे वो स्टूडेंट्स रहते हैं जो यहाँ से कोचिंग करके जा चुके हैं। उनके रूम ऐसे बना रखे हैं, सिंगल ईंट की दीवारें हैं, सबसे टॉप फ्लोर पे है, जहाँ पे चारों तरफ से सनलाइट आता है, रहना मुश्किल है उस रूम में। वहाँ पे AC को भी AC लगता है सर्वाइव करने के लिए। सो इट्स वेरी नॉर्मल देयर, जो कि नॉर्मल नहीं होना चाहिए। कि आप अगर इतनी सुविधा नहीं दे रहे हो तो इतना रेंट नहीं होना चाहिए, हम लोग को मजबूरी में देना पड़ता है। अगर हम लोग खुद इतनी अमीर फैमिली से होते तो शायद बिजनेस कर रहे होते, यहाँ एस्पिरेंट बनने नहीं आते हम लोग। आप जो ये हंगर स्ट्राइक चालू है, ये कब तक चालू रहेगा और प्रशासन को पता है कि आप लोग हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं? दिक्कत तो यही है, प्रशासन को पता होते हुए भी कोई एक्शन नहीं है। MCD यहाँ आप दिखाइएगा कि अभी भी गंदा पड़ा हुआ है। एक बार मैं अपने कैमरामैन को कहूँगी कि एक बार वहाँ पे फोकस कर लें। ये सब स्टूडेंट ने साफ किया है, ये पूरा स्टूडेंट ने साफ किया है। MCD से अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे आप शाम को भी आएगा तो बिजली नहीं है। बिजली करोल बाग जैसे इलाके में, जो दिल्ली का पॉश इलाका है, जब यहाँ पे बिजली नहीं आ सकता तो कहाँ एक्सपेक्ट करेंगे कि बिजली दोबारा से आ जाए, कि MCD काम कर पाए, कि कोई और अथॉरिटी काम कर पाए। जब यहाँ पे बेसिक फैसिलिटी नहीं है तो इंडिया में और कहाँ एक्सपेक्ट करेंगे। बिल्कुल, मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पे रात को बिजली नहीं दिया जाता। इनफैक्ट अगर स्टूडेंट्स धूप में यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इन्हें कोई भी छत लगाने के लिए या फिर कुछ भी पतरी लगाने के लिए भी प्रशासन अलाउ नहीं कर रहा है। इन्हें धूप में बैठना पड़ रहा है और कई लोग यहाँ पे आज से हंगर स्ट्राइक भी कर रहे हैं। साथ ही मुझे ये बताइए कि जो ये स्टूडेंट्स हैं और आप लोग मतलब कुछ अलग है या साथ में सब बैठे हैं? जी मतलब सब आप लोग सब साथ? हाँ, सारे साथ में, सारे स्टूडेंट्स हैं, यहीं के हैं। इवन मैं बहुत सारे लोगों को पर्सनली जानता हूँ कि जो खुद आंखों देख ऐसे दुविधा में थे कि भाई ये हो क्या रहा है। सीवर फटना आम बात नहीं है, खासकर ऐसे इलाके में जहाँ पे करोल बाग माना जाता है दिल्ली का वन ऑफ द मेन इलाका है, सेंट्रल दिल्ली है, 4 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे सीवर लाइन फटना तो मतलब ये कहीं और की घटना होती तो भी एक्सेप्टेबल नहीं था, बट दिल्ली में तो एक्सेप्टेबल नहीं ही होना चाहिए। बिल्कुल। बाकी जो मेन टीचर्स है, जो
यूपीएससी का फेस है, उनकी तरफ से भी आपको कुछ नहीं आया? मैम इस पे तो मैं ये कहना चाहूँगा, देखो वीडियो सब लोग बनाते हैं यूट्यूब पे, मैं बस उनसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि एक दिन नहीं, एक रात नहीं, बस 1 घंटा यहाँ पे दोपहर में 2 से 3 आके बस बैठ जाएं तो उनको पता चल जाएगा कि भाई स्टूडेंट असल में क्या फेस कर रहे हैं। एसी में बैठ करके वीडियो बनाना है, अपलोड करना, उसको 2 मिलियन लोग देख भी रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। यहाँ आए, पता चले, देश को पता चले हकीकत क्या है, और हम लोग को भी कॉन्फिडेंस है ना कि टीचर्स हमारे साथ में हैं, जिनके कारण हमारे कारण जिनका घर चल रहा है वो एटलीस्ट यहाँ होने चाहिए। अब हम लोग अगर टीचर से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे सपोर्ट, तो और किससे करेंगे? और साथ ही जो एमसीडी है, एमसीडी और जो करंट गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ आपको बताया गया है, बोला गया है? ऑफिशियल्स आए थे। इवन मैं कल रात की घटना बताना चाहूँगा, मैं यहीं था जब पुलिस ने बोला कि कमेटी बना रहे हैं, कमेटी बन रही है, हम लोग को नाम नहीं पता कौन हेड है कमेटी का, कितने लोग हैं, उनकी क्या मॉडस ऑपरेंडी। स्टूडेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पर उस कमेटी में जो बनने वाली है? अभी उसका कुछ चिट्ठा ड्राफ्ट नहीं बना है, कुछ भी नहीं पता है उसका। आश्वासन दे रहे हैं हाँ कि कमेटी बन जाएगी, बना दी गई है, बन जाएगी, अलग अलग स्टेटमेंट आ रहा है। कमेटी है तो पेपर पे कहाँ है उसका, वो किस तरीके से जांच करेगी, कौन होगा जांच एजेंसी में, हम लोग को पता तो चले। अब हम लोग को यही नहीं पता चल रहा है कि भाई हम लोग बात एटलीस्ट किससे करें, कमिश्नर आए, कमिश्नर से बात करें, एमसीडी से बात करें। पुलिस अपनी तरफ से कोशिश तो कर रही है, बट पुलिस के बयान हम लोग एमसीडी से जो बयान चाहिए वो हम लोग पुलिस से थोड़ी लेंगे। एमसीडी का कोई आए, एमसीडी का कोई आके बताए। हमारी डिमांड्स ये है, और सिर्फ मुआवजे तक नहीं है, क्योंकि ये पहली घटना नहीं होगी, और आगे भी जो बाकी के सेंटर्स है वहाँ पे अगर ये प्रोटेस्ट यहाँ पे रुक गया तो बाकी की जगह दोबारा से चालू हो जाएगा, अब वो चलने नहीं देना है। जी जी। मुझे एक आखिरी बात ये बताइए, जो मैंने सुना है कि लाइब्रेरी के रेट भी बढ़ा दिए गए हैं कुछ ही दिनों में, 1-2 दिन जितना आपने प्रोटेस्ट किया, जो लाइब्रेरी 3rd या 4th फ्लोर पे, उनके भी रेट्स बढ़ा दिए गए जी। कॉर्नर वाली चाहिए तो 5,500, और अगर बिना कॉर्नर वाली चाहिए तो 5,000, और इसके पहले मैं देता था 1,700 रुपये, वो भी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि बेसमेंट में लाइब्रेरी जहाँ पे शायद वेंटिलेशन भी नहीं है अच्छे से, वहाँ की मैं 1,700 दे रहा था, और अब तो स्काई रॉकेट हो गए हैं। तो शायद मैं लाइब्रेरी में ही पढ़ता था, मैंने शादीपुर में रूम इसलिए लिया था ताकि मैं लाइब्रेरी आके पढ़ सकूं आराम से बैठ करके, बट अब उसके भी प्राइस हैं वो स्काई रॉकेट हो चुके हैं। आप लोग अगर रूम्स ले रहे हैं तो रूम्स के अलावा लाइब्रेरीज की जो सुविधा है वो क्यों लेनी पड़ रही है? क्या रूम में इतनी प्रॉपर सुविधा नहीं है कि आप लोग वहाँ पे पढ़ सकें? मैम बात तो यही है, गर्मी में रूम पे रहा नहीं जाता। गर्मी में अगर मैंने अकेले ने एसी लगवाया ना तो 4-5 हज़ार से कम नहीं जाएगा ना। इलेक्ट्रिसिटी का उसका भी ये है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने 200 यूनिट माफ कर रखा है, और उसके ऊपर अगर बिल लगता है तो शायद वो 8 रुपये पर यूनिट है, बट यहाँ जो रूम ओनर्स है वो लोग 10 रुपये, 12 रुपये, 14 रुपये चार्ज करते हैं। अगर आपके 50 यूनिट भी खर्च हो रहे हैं तो 0 होना चाहिए, लेकिन वो 12 रुपये पर यूनिट लेंगे। तो एक रूम में 3 बच्चे हैं तो वो 1800-2000 तो इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज देंगे। उससे बढ़िया उनको लगता है कि किसी लाइब्रेरी में चले जाएं और दिन भर एसी में अच्छी सुविधा में बैठ के पढ़ लें। तो ये वहाँ पे रात में सिर्फ स्टूडेंट सोने जाता है घर पे, उस सोने के ही हम लोग 8,000 10,000 रुपए पर मंथ दे रहे हैं सिर्फ सोने के लिए। कम है। वो शादीपुर में यहाँ का रेट है 20,000 22,000। मैंने खुद के मेरे दोस्त ने 27,000 30,000 तक मैंने रेंट देखा है सिर्फ सिंगल बेड के लिए, जस्ट फॉर द सिंगल बेड, कि आराम से एस्पिरेंट घर आके सो सके। बस इसीलिए मैंने 30,000 तक का रेंट देखा है यहाँ पे।